नमस्ते। कक्षा 11वीं हिंदी, हम तीसरे पद्य को पढ़ रहे थे और अगले 4 भाग में हमने उसकी चर्चा की। आज 5वां भाग है इस पद्य का। पद्य तीसरा, पुरानी चीज़ों के पक्ष में, कवि राजेश जोशी, साहित्य प्रकार कविता। इस कविता का अंतिम जो भाग है उसकी चर्चा और समझ आज हम प्राप्त करेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए हम मूल बात जो है उस पर आ जाते हैं। तो आप पाठ्य पुस्तक में कविता का तीसरा जो भाग दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। मैं उसे पढ़ता हूँ और उनकी चर्चा जो है वह करता हूँ। कवि कहते हैं, हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा है कि वे ज़्यादा संगठित है। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद भी बची रहती है पुरानी समझदारी। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वे ज़्यादा संगठित हैं। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से। हथियार है मतलब हिंसा करने वाले, मारने वाले। शोर मतलब आवाज़, ध्वनि। ज़्यादा मतलब अधिक। संगठित मतलब एक सूत्रता, एकता भी कह सकते हैं, ऐक्य भी कह सकते हैं। हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित हैं। कभी कहते हैं कि हथियारों का प्रभाव शोर इसलिए ज़्यादा होता है कि वे ज़्यादा संगठित होते हैं। आपने देखा होगा कि ऐसी गैर कानूनी प्रवृत्तियां करने वाले, हिंसा करने वाले, ये लोग संगठित होते। अगर एक के सामने आपकी कोई लड़ाई या झगड़ा हो गया तो वे पूरा समूह जो है वे आपके पास आ जाएगा लड़ने के लिए। एकल दोकल नहीं बल्कि पूरा समूह आपके सामने लड़ने के लिए आ जाए। ऐसे हिंसक प्रवृत्ति करने वालों का समूह होता है, गिरोह होता है। एक के साथ लड़ाई होने पर सबके सब पूरा का पूरा गिरोह आपको मारने के लिए आ जाएगा। कभी कहते हैं कि हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वे ज़्यादा संगठित होते, एक सूत्र में होते हैं, उनमें एकता ज़्यादा होती है। जबकि सत्य प्रियता रखने वाला, धर्मनिष्ठ व्यक्ति, प्रामाणिक व्यक्ति, अहिंसक व्यक्ति, इन सब का समूह नहीं होता। ये अकेला दुकेला ही इधर उधर संघर्ष करता रहता है। इसलिए इनका ज़्यादा शोर नहीं होता। कभी उदाहरण देते हैं वृक्ष और दूब का। वृक्ष अर्थात पेड़ और दूब एक प्रकार की घास है। ये घास जो है वह लोचदार होती है। लोचदार मतलब कि हवा लगने पर वह झुक जाती है और हवा चली जाने पर फिर से उठती है, तो वह टूट कर गिर नहीं जाती। उसमें लोचदार होने के कारण वे हवा के सामने या तेज हवा के सामने वह झुक जाती है और हवा के चले जाने के बाद वह सीधी हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि पेड़ जो है वह तन कर खड़े रहते हैं और इसलिए हवा के सामने तनकर खड़े रहने के कारण वे ज़्यादा शोर करते हैं और परिणाम ये होता है कि तनकर खड़े होने के कारण उसके डालियाँ जो है उसे टूटकर गिरने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। जबकि दूब लोचदार होती है इसलिए वह कम शोर मचाती है क्योंकि उसमें विनम्रता है, झुकने का आग्रह है। तो पेड़ की अपेक्षा दूब जो है
वह कम शोर मचाती है क्योंकि वह विनम्र है। कवि ऐसा कहते हैं। फिर से मैं वही पंक्ति दोहराता हूँ। हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित है। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से। विनम्रता कोई कायरता नहीं। किसी के सामने झुककर उनसे माफ़ी मांगना या उनका सहयोग देना, प्रेम भाव रखना, अहिंसा प्रियता रखना, ये सभी चीज़ें जो है वह एक प्रकार की विनम्रता के गुण है। तो किसी के सामने झुकने से हम नीचे नहीं हो जाते। तो विनम्रता ये कोई कायरता का अर्थ होता है भीरुता, डर। विनम्रता कोई कायरता नहीं है। बहुत बड़ी सूक्ति है कवि के हिसाब से कि विनम्रता कोई कायरता नहीं है। किसी के सामने झुकना, प्रेम भाव प्रकट करना, उनका मूल्य स्वीकार करना, ये किसी प्रकार की कायरता या भीरुता बिल्कुल नहीं है, बुज़दिली बिल्कुल नहीं है। हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं गांधी जी। दुनिया का इतना महान व्यक्ति, लेकिन विनम्रता कितनी है इसकी। जो हजारों बंदूकों से लैस अंग्रेज सैनिक भी जिसके सामने नतमस्तक हो जाते बिना हथियार उठाए, और यहाँ तक कहते थे कि कोई अगर एक तमाचा मारता है तो दूसरे गाल पर भी मारने को। कितनी विनम्रता इसके जीवन में रही हो, और इसलिए वे महान बन पाए। तो विनम्रता, इसका मतलब ये नहीं था कि गांधी जी डरपोक थे, बुज़दिल थे। विनम्रता कोई कायरता नहीं है, बल्कि एक श्रेष्ठता का गुण है। फिर से ये कविता में एक बार पंक्तियां दोहरा दूं एक बार। हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा होता है कि वे ज़्यादा संगठित होते हैं। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से क्योंकि विनम्रता कोई कायरता नहीं। कि अहिंसक प्रवृत्ति करने वाले व्यक्तियों का शोर ज़्यादा होता है क्योंकि वे ज़्यादा एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं। पेड़ तनकर खड़े रहते हैं, इसलिए हवा के कारण टूटकर गिरने की संभावनाएं भी रहती है। जबकि दूब लोचदार होती है, हवा लगने पर झुक जाती है। इसका मतलब है कि विनम्रता कोई बुज़दिली नहीं है, बल्कि एक श्रेष्ठता का गुण है। फिर आगे कवि कहते हैं, नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियां। मूर्खता मतलब भूले, कि नई नई मूर्खताओं के बावजूद भी बची रहती है पुरानी समझदारियां। यह नई नई मूर्खताएं कौन सी? सच और झूठ, हिंसा, युद्ध करना, अविनम्रता, किसी को मारना, हिंसा करना, ये सभी चीज़ें क्या है? मूर्खता है। और इसके सामने पुरानी समझदारियाँ वह बची रहती है। पुरानी समझदारियाँ तो कवि ने अभी अभी कहा, दादी और नानी की कहानियाँ, दादी के घरेलू इलाज के नुस्खे, सच और झूठ, अहिंसा प्रियता, न्याय और नीति, ये सभी चीज़ें पुरानी समझदारियाँ। नई नई मूर्खताओं के बावजूद भी बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। फिर से मैं दोहराता हूँ, हिंसा, असत्य प्रियता, युद्ध, ये सभी नई नई मूर्खताएं हैं। और इन सभी मूर्खताओं के बावजूद भी सच और झूठ, अहिंसा, प्रेम भाव, सहकार, न्याय और नीति, ये सभी पुरानी समझदारियाँ जीवन में बची रहती है। प्राचीन समझदारियाँ जो है, समझ है, वह जीवन में बची रहती है। और फिर
अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि इन सब की स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास। टीस का अर्थ होता है दुख, दर्द, पीड़ा, या रह रहकर उठने वाली पीड़ा। स्मृतियों में बची रहती है, स्मृतियाँ मतलब यादें। कभी कहते हैं इन सभी चीज़ों के बावजूद यादों में शेष रह जाती है थोड़ी सी टीस, थोड़ी सी पीड़ा, थोड़ा सा दर्द और थोड़ी सी मिठास। फिर से मैं अंतिम पंक्तियाँ जो है उसे दोहराता हूँ। हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा कि वे ज़्यादा संगठित होते हैं। दूब कम शोर मचाती है वृक्षों से, विनम्रता कोई कायरता नहीं। नई नई मूर्खताओं के बावजूद बची रहती है पुरानी समझदारियाँ। स्मृतियों में बची रहती है थोड़ी सी टेस और थोड़ी सी मिठास। कवि कहते हैं कि हिंसक प्रवृत्ति करने वाले या हथियारों का शोर इसलिए ज़्यादा, उनका प्रभाव दबदबा इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वे ज़्यादा संगठित होते हैं, एक सूत्र में होते हैं। पेड़ तन कर खड़े रहते हैं, इसलिए हवा के कारण टूटने की संभावना बढ़ती है, जबकि दूब लोचदार होती है, झुक जाने के कारण वह टूटती नहीं है। विनम्रता कोई कायरता नहीं है, बुज़दिली नहीं है, वह तो श्रेष्ठता का एक गुण है। हिंसा, युद्ध, ये सभी प्रकार की मूर्खताओं के बावजूद जीवन में सच और झूठ, अहिंसा, प्रियता, प्रेम भाव, सहयोग, सहकार, न्याय और नीति, युद्ध का खंडन, ये सभी पुरानी समझदारियाँ किसी न किसी रूप में बची रहती है और जीवन में यादें, स्मृतियों में इन सभी की यादें रह जाती है और ये यादें थोड़ी सी टिस और थोड़ी सी मिठास के रूप में रह जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीसरा जो पद्य है दोस्तों हम पूरा करते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। और तीसरे पद्य का व्याकरण और आपको स्वाध्याय पुस्तक में लिखने वाले जो प्रश्न है उनको मैं इस भाग के साथ आपको PDF फाइल के रूप में भेज रहा हूँ। आपको इनके साथ दिए हुए स्वाध्याय प्रश्न अपनी पुस्तक में लिख लेने हैं और अपने पास रखने हैं। पाठशाला के खुलने पर उसकी जांच कार्य जो है वह हम करेंगे। यहाँ पर तीसरा पद्य जो है उसे पूरा करते हैं। थैंक यू।